नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम भूगोल के टॉप 100% का पार्ट 3 लाए हैं, जो भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप ध्यान से पढ़ें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप टिक करते जाए। तो इसका आंसर होगा सुएज नहर। अगला है मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? मेट्रोलॉजिया, वापस से बोलते हैं, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आपको याद रखना है अरस्तु। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है अरस्तु ने की थी। अगला है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। अगला है ओपीसोमीटर का प्रयोग किया किस में जाता है? तो आपको याद रखना है दूरी मापने में। दूरी मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ओपीसोमीटर में दूरी मापन किया जाता है। अगला है उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है पायरोमीटर। ठीक है। अगला है मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो तो क्या कहलाती है? मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो तो वे क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है समदाब रेखाएं। अगला है मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है आइसोहाइट। किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट। किसके लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए। अगला है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो आपको याद रखना है 4 जुलाई। अगला है ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक करते जाइए कि ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। अगला है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है या कितना समय लेता है? तो आपको याद रखना है 8.3 मिनट। अगला है नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है कब दिखाई देता है? 21 जून। अगला है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो आपको ये भी याद करना है, क्योंकि ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है मीथेन गैस के कारण। अगला है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है 68% द्रव्यमान मेटल में पाया जाता है। अगला है पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है क्या है? सीमा। अगला है कि पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिमी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भले ही सरल, लेकिन आप जब सवाल करने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये 2 उदाहरण दिए हैं मैंने। ठीक है। तो ये सभी प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप नोट करते जाइए हर प्रश्न को। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न है देशांतर की संख्या कितनी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देशांतर की कितनी संख्या है? तो आपको याद रखना है 360 डिग्री। 360 ठीक है।
तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो आपको क्लियर कर देता हूँ, अक्षांशों की संख्या है 180 और देशांतर की संख्या है 360। अगला है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानिज समय के बीच का क्या अंतर है। वापस से पढ़ते हैं कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानिज समय के बीच का क्या अंतर है। बीच का क्या अंतर होता है, तो आपको याद रखना है 4 मिनट का अंतर होता है। अगला है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपको याद रखना है कौन सा है, ग्रेट बियर झील। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपको याद रखना है विक्टोरिया। अगला है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है। तो आपको याद रखना है किस देश में, इंडोनेशिया में। ठीक है। अगला है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि प्लेटों के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो आपको याद रखना है किस वर्ष, 1960 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला है, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में होता है। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में होता है। तो आपको याद रखना है किस महासागर में होता है, प्रशांत महासागर में। अगला है कि गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है परतदार चट्टान। अगला है कि डेक्कन ट्रेप सेल समूह किसके कारण बना हुआ है। डेक्कन ट्रेप सेल समूह किसके कारण बना हुआ है। तो आपको याद रखना है पूर्व बेसाल्ट उद्गार। अगला है, सॉरी गलती से हो गया। अगला सवाल है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है क्या कहा जाता है, सुनामी। अगला है, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। तो आपको याद रखना है जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। तो अगला है कि विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है फिलीपाइन द्वीप समूह विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। अगला है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है। तो आपको याद रखना है टेथिस सागर। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो आपको याद रखना है एंडीज। 2 पर्वतमाला है, एंडीज और रॉकीज, एक उत्तर अमेरिका में एक दक्षिण अमेरिका में। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्या है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो एंडीज पर्वतमाला है। अगला है कि नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है। तो आपको याद रखना है क्या होती है, गार्ज। अगला है, लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। तो आपको याद रखना है कार्स्ट। अगला है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो आपको पता ही होगा परतें तो कितनी है, ठीक है। तो मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो आपको याद रखना है सौरमंडल में। अगला है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है आयन मंडल में। अगला है, क्या होगा, वापस से पढ़ते हैं, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है आयन मंडल में। अगला है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है। तो आपको याद रखना है उपोषण उच्च दाब से। कहाँ से चलती है, उपोषण उच्च दाब से। कौन सी पवनें चलती है, व्यापारिक पवनें। अगला है, 36वां सवाल है कि प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र से कम उत्पन्न होते हैं। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र से कम उत्पन्न होते हैं। तो आपको याद रखना है
किस क्षेत्र से कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अगला है कि विश्व में वार्षिक वर्षा का औसतन कितना है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो आपको याद रखना है 100 सेंटीमीटर। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया। तो आपको ये भी बता दूं विक्टोरिया कहाँ पर झील है? अभी मैंने बताया था विक्टोरिया है ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में है। अगला है विनु फास्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? ये भी बार बार पूछा जाता है कि विनु फास्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है किस देश में? नॉर्वे। अगला है कि स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर कौन सी है? या नहर का नाम क्या है? स्कॉटहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कौन सी नहर है? गोटा। अगला है कि स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है टेगा वनों में। अगला है कि साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है किस नाम से जाना जाता है? टेगा। अगला है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपको याद रखना है ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। कि ये सभी छोटे छोटे सवाल भले आपको लग रहे हैं अभी, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको ये भी बड़े लगेंगे, इसलिए आपको छोटे छोटे सवाल से पूरा आपको नॉलेज करवाता हूँ, ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपको याद रखना है आर्कटिक महासागर। अगला है महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर है? महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है, कितने मीटर है? तो आपको याद रखना है कितने मीटर है? 11,033 मीटर, 11,033 मीटर। अगला है कि हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट में, ठीक है। अगला है कि किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो आपको याद रखना है मेडागास्कर। और मेडागास्कर है कहाँ पर? आपको पता होना चाहिए कि मेडागास्कर भी है कहाँ पर। तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के पास में ये एक द्वीप है, ठीक है। तो किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त होती है? तो आपको याद रखना है किस द्वीप के द्वारा? तो आपको याद रखना है मेडागास्कर। अगला है अल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो आपको पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करा दूँ कि अल नीनो एक वायु है, ठीक है। अल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो आपको याद रखना है विषुवतीय प्रतिधारा। अगला है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो आपको याद रखना है फंडी की खाड़ी। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी। अगला है कि महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो आपको याद रखना है चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण महासागरों में ज्वार भाटा उठते हैं, ठीक है। अगला है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको याद रखना है विलियम वेवेल ने। किसने किया था? विलियम वेवेल ने। अगला है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कैस्पियन सागर बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो आपको याद रखना है वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में। अगला है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कौन सी है? अमेजन। अगला है कि हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपको याद रखना है एल्ब के मुहाने पर स्थित है। कौन? एल्ब नदी के मुहाने पर क्या स्थित है? हैम्बर्ग। तो अगला सवाल है
रोम, रोम कहाँ पर है? इटली, इटली की राजधानी रोम है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि इटली की राजधानी क्या है, तो रोम। तो वापस प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर। कौन सा देश बसा हुआ है या कौन सा राज्य बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है रोम। अगला है 55वां सवाल है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो अगला है बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपको याद रखना है डेन्यूब। किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? बुडापेस्ट। अगला है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आपको याद रखना है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको याद रखना है डार्विन ने। अगला है कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है, तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय महासागर। आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय महासागर। अगला है कि महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? महासागरीय जल की लवणता कितनी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कितनी? 35 डिग्री अक्षांश के निकट। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा 35 डिग्री अक्षांश के निकट। अगला है कि कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, तो आपको याद रखना है बोलीविया में। कहाँ पर नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर नहीं पाई जाती है, तो आपको याद रखना है बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अगला है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उद्यमशील प्रदेश। उद्यमशील प्रदेश, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्यमशील प्रदेश किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है भूमध्य सागरीय प्रदेश, या भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उद्यमशील प्रदेश। अगला है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना है मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। आपका उत्तर होगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। अगला है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है, तो आपको याद रखना है भूमध्य सागरीय क्षेत्र या प्रदेश, जो भी लिखो आपका सही होगा, ठीक है। तो अगला है कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है, तो आपको याद रखना है कौन सा प्रदेश? टुंड्रा प्रदेश। अगला है कि टुंड्रा प्रदेश होता क्या है, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ कि ये टुंड्रा प्रदेश उत्तर के जो होते हैं ना क्षेत्र, जैसे कि एशिया का उत्तर, ठीक है, तो यूरोप का उत्तर और उत्तरी अमेरिका का उत्तर, ग्रीनलैंड थोड़ा आता है इसमें टुंड्रा प्रदेश में, तो ये सब टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है। तो कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है, तो आपका उत्तर होगा टुंड्रा प्रदेश। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं, तो आपको बताना है कहाँ पर होते हैं? रूस में। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित है? ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित है, तो आपको बताना है न्यू साउथ वेल्स में। कहाँ पर है? न्यू साउथ वेल्स में। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा भारत लगा देना है। अगला है कि जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, तो आपको बताना है किस क्षेत्र में? फ्रांस में। तो अगला है कि विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है विश्व के सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है जंजीबार। ठीक है। तो अगला है कि बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो आपको बताना है कहाँ पर की जाती है, रूस और कनाडा। अगला है कि बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है कि एक ही फसली उत्पादन, यानी कि एक ही फसल उत्पादन कर सकते हैं, इसे इसलिए बागवानी कृषि कहते हैं। बागवानी कृषि में आपको बता दूं तो बागवानी कृषि में एक चाय आती है, कॉफ़ी आती है, ऐसे ऐसे आते हैं। तो ठीक है। अगला है लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि लद्दाख कृषि किस देश से संबंधित है या लद्दाख कृषि किस देश में की जाती है? तो आपको याद रखना है मलेशिया, क्योंकि लद्दाख एक कृषि भले ही है, ये इसका स्थानीय नाम है। आपको ये स्थानीय नाम है, ये सब कृषि स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम है। तो आपको याद रखना है ये सब स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम है। तो आपको बता दूं, वापस से पढ़ते हैं कि लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो आपको याद रखना है मलेशिया देश से संबंधित है। अगला है कि विश्व में निकिल का सबसे बड़ा, वापस से बोलता हूँ कि विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निकिल का सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा है, कनाडा। कनाडा देश निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला है कि मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है मेसाबी रेंज लो एस से संबंधित है। अगला है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? तो आपको याद रखना है मैक्सिको। ठीक है। अगला है कि मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो आपको याद रखना है सुएज के, वापस से पढ़ते हैं कि मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो आपका उत्तर होगा सुएज से गुजरेंगे तो आपको सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है। तो अगला है कि महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है या एक्यूमेन है? तो आपको याद रखना है कि 55% से 60% तक। कितने परसेंट? 55% से 60% तक। अगला है विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भाग कहाँ पाया जाता है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप नोट करते जाइए कि विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भाग कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में पाया जाता है। तो आपको बता दूं कि एशिया की जनसंख्या कितनी है? एशिया की जनसंख्या है 424 करोड़। ठीक है। अगला है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? वापस से पढ़ते हैं कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? तो आपको याद रखना है 2050 तक, यानी गांव होंगे ही नहीं। ठीक है। 2050 तक विश्व की 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी। ठीक है। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप नोट करती जाइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। अगला है एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश में। अगला है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कितना है? तो आपको मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया का घनत्व है 3 घनत्व है, सिर्फ 3। और अगला देखते हैं। तो आपको अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि भारत का कितना है, तो आप कितना बताओगे? अब मुझे कमेंट करके बताना कि भारत का घनत्व कितना है। ठीक है। अगला है कि 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो आपको याद रखना है अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 8.0 अरब। अभी कितनी है? अभी ये लगभग होगी आपने 700 करोड़ के आसपास होगी, यानी 7 अरब। और 2025 में
8.0 अरब यानी 8 अरब तक हो जाएगी। ठीक है। अगला है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आपको याद होना चाहिए किस यानी विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आपको याद रखना चाहिए अफ्रीका में। अफ्रीका में आपको मैंने कल एक बताई थी, अफ्रीका में एक है अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुशमैन जनजाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? ये आपका उत्तर आ गया कि बुशमैन जनजाति आ ही गई कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो आपको याद रखना है बुशमैन। और बुशमैन कहाँ पर है? अभी मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है कि न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है क्विज किन्हें जाना जाता है? न्यूजीलैंड के निवासियों को क्विज नाम से जाना जाता है। अगला है कि मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? ये भी पूछे जाते हैं, प्राचीन नाम कई देशों के पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या होगा? मलाया। ठीक है। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? ये तो सबको पता होगा कि किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो आपको याद रखना है ईरान देश का प्राचीन नाम क्या है? पर्शिया। अगला है कि जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको याद रखना है उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया का प्राचीन नाम है। अगला है कि सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सेकेंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है जापान। अगला है कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, तो आप नोट कर लीजिए कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है। अगला है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश जाना जाता है? कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश। अगला है कि 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है फिनलैंड। अगला है कि श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो आपको याद रखना है बेलारूस। अगला है कि मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो आपको याद रखना है पेनाग को क्या कहा जाता है? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी। अगला है कि ग्रेट हाइट वे तथा ब्रांडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क। अगला है कि क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो आपको याद रखना है फिलाडेल्फिया। ठीक है। तो अगला सवाल है किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो आपको याद रखना है बेंगलुरु। ये भी बार बार पूछा जाता है कि किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो आपको याद रखना है बेंगलुरु को। अगला है कि स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है बार्सिलोना। अगला है कि सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में मरुस्थलीय देश किस महाद्वीप में पाया जाता है? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, तो आपको याद होना चाहिए अफ्रीका देश में सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।